थे नबी करीम की खिदमत के लिए खिदमत महफिल में जो पेश किए गए। तो जितने भी यहाँ पे दरूद पाक पढ़ने वाले बैठे हैं या जिन्होंने भी दरूद पाक पढ़ा होगा तो लाजमी बात है कि उनकी महफिल में उनका जिक्र लाजमी हुआ होगा। तो प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। मैं हमारे पहले मुकर्रर जो आपको अपने फैज से मुस्तफीद करने के लिए यहाँ पे तशरीफ लाए हैं, वो मारूफ कानूनदान, फौजदारी, जमानत, ट्रायल और जरा के माहिर वकील हैं और तकरीबन कमोबेश 18 साल से वो वकालत के पेशे से मुंसलिक हैं, रेगुलर प्रैक्टिशनर हैं और तकरीबन 1 दर्जन से ज़्यादा जो उनके शागिर्द हैं वो यहाँ पे सिर्फ रहीमिया खान बार में वो रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं और वो भी अपने नाम से और अपनी पोजीशन से यहाँ पर मारूफ व मकबूल है। इसके लिए अलावा उनकी वकालत, उनका इखलाक, उनके बारे में कहा जाता है कि वो मोहतर लहजा, मुबारक सलीका, शीरी गुफ्तार, आला इखलाक, आला किरदार, मेरे वालिद रूहानी, मेरे उस्ताद जनाब जाहिद खान बंगश साहब, वो उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगी, मोदबाना गुजारिश करूंगी कि वो स्टेज पर आए और जो कानून जरा है, आर्ट ऑफ क्रॉस एग्जामिनेशन इन सेशन ट्रायल, उसकी जो दाव पेच है उसके बारे में आपको मुफीद मालूमात, मुफीद लेक्चर, मुफीद वजाहत करें और लेक्चर के इख्तिताम पर जिस भाई को, जिस बहन को जो भी सवाल करने हो वो उस्ताद मोहतरम से कर सकते हैं। उस्ताद जाहिद खान बंगश एडवोकेट साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। My people, beloved people, you introduce myself, तो मैं तो नहीं हूँ, उन्होंने बहुत मेरी तारीफ कर दी है। And you, thank you very much. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मैं अल्लाह पाक का बहुत शुक्रगुजार हूँ और इंतहा दर्जे का शुक्रगुजार हूँ और उसके बाद लाखों दरूद व सलाम उस हस्ती पर जिसकी वजह से ये कायनात कायम हुई और कायम दायम है और क़यामत के रोज़ भी इंशाअल्लाह हमें उन्हीं के ज़रिए से उस पैराडाइज का, उस जन्नत का जो कॉन्सेप्ट हमारे एक मुसलमान होने की हैसियत से है, इंशाअल्लाह हमें उन्हीं की मरहून मेहनत इंशाअल्लाह वो हमें ज़रूर मिलेगी इंशाअल्लाह। I will introduce by my people. Already yesterday Ms. Nosheen Hashmi also introduced me, and this is a great blessing of Allah that I am here. And the bar, the president bar, Bisharat Hulman, who has not been there, he must be there, sir. And other members, जनरल सेक्रेटरी इज मिसिंग देयर बिकॉज वो जो है इसको हेल्प कर रहे हैं, उसकी सूरत में काशिफ भाई हैं, नुमाना बीवी भी हैं। आई थिंक उनका अगर होता तो ज़्यादा खूबसूरत लगता। एंड आई एम हाईली थैंकफुल टू हिम एंड आल्सो ये जो जिस तरह से इंसेप्शन हुआ है बार वोकेशनल कोर्स के हिसाब से हमें मौका दिया गया है कि हम उन सीनियर्स को वो कि मैं अपने आप को उतना उस लेवल में नहीं समझता, ये आपकी मेहरबानी है कि आज आपने हमें कहा, तो हमने कहा जी जो छोटा बहुत हमारे पास है तो हम क्यों ना अपने छोटे बच्चों को डिलीवर करें। पहली बात सर, आप वकील बन गए हैं माशाअल्लाह, सारे वकील बैठे हुए हैं। मैं भी आज से 18-20 साल पहले वकील बन के आया था, फिर मैंने प्रैक्टिस करनी है और मैं आ गया हूँ, मैंने देखा ना देखा और मैं
आगे बंद साहब के पास गया तो वो टोल्ड मी दैट यू हैव नो एनी कैलिबर और सच एंड सच। 2-3 बंदों के पास गया, मुझे अच्छा नहीं लगा। मजारी साहब थे, वो मेरे दोस्त हैं, फेलो हैं एसएम लॉ कॉलेज के। आई डिड माय डबल मास्टर एंड देयर आफ्टर आई डिड माय लॉ फ्रॉम एसएम लॉ कॉलेज कराची रेगुलरली। तो उसने मुझे खान साहब के पास ले गया, स्टार्टेड द कैरियर। तो मुझे एक ना वो था, एक क्रेज था कि जी आई वुड लाइक टू बी बिकम अ गुड क्रिमिनल लॉयर बनना चाहता हूँ, ये मेरा क्रेज था। तो मैं जब मैंने हालात देखे तो मुझे 1-2 सीनियर्स आदमी थे, मतलब हमारे लॉयर्स थे, मेरे लिए उनकी बहुत बड़ी रिस्पेक्ट थी है और है अलहमदुलिल्लाह ऐसा कभी क्लीन है हमारी उसकी। तो मुझे कहा कि आप ना इस तरफ बनाए और सिविल लॉ में चले जाएं, आपको वहाँ से बड़ा मौका मिलेगा। तो मैं सिविल में चले गए, 6-7 माह गया। फिर क्रेज था, वो क्रेज रुकने का नाम नहीं लेता था कि ये आपने ना करना है तो क्रिमिनल करना है। फिर सेल्फ इनोवेशन, आपकी सेल्फ डिटर्मिनेशन थी, वो लेबर थी, वो आपका इंटरेस्टेड था कि हमें लाया कि जी हम क्रिमिनल करें। और अल्लाह का इतना इतना लाख एहसान है कि आज इस खूबसूरत तरीन बार में हमारे पंजाब की, जहाँ पर 1000 से ज़्यादा लोग, ज़्यादा हमारे भाई प्रैक्टिस करते हैं, वो उनके दरमियान हम एक अच्छे बावकार अंदाज से और खूबसूरत अंदाज से प्रैक्टिस कर रहे हैं। मेरा कंसेप्ट दूसरे तमाम लॉयर से, मेरे भाई हैं, सीनियर हैं या जूनियर हैं, बहुत ज्यादा थोड़ा सा मुख्तलिफ है। मेरे पास, मेरे साथ जो भी एसोसिएट इस पर काम कर रहे हैं, या नमाना बीबी की सूरत में, बाबर मक्सी की सूरत में, अपने अपने फील्ड्स में जाके माशाल्लाह काम कर रहे हैं। नशीन बीबी का अपना चैम्बर है माशाल्लाह, और शी अर्नड अ लॉट फेम, नमाना बीबी अर्नड अ लॉट फेम। आगे जाके इनकी ब्रांचेस हो गई हैं, रियली इट्स दूसरी। मैंने इनको, जब मेरे साथ थे, मैंने इनको कभी नहीं समझा ये मेरे शागिर्द हैं। मैंने समझा कि कच्ची पक्की के वो कच्ची पक्की के वो बच्चे हैं जो आपसे पढ़ने के लिए आए हैं, और अगर इनको 6 महीने में, साल में हमने डिलीवर ना कर सके, इनको अच्छा बच्चा ना बना सके, तो हमारे उस्ताद होने का कोई फायदा नहीं है। और मैं ये भी कंसेप्ट रखता हूँ, ये मेरा अपना कंसेप्ट है, अगर एक उस्ताद, ये बहुत बड़ा एक इनके वालिदैन का हम पे बहुत बड़ा ट्रस्ट होता है, एक जूनियर लॉयर का एक सीनियर के ऊपर ट्रस्ट होता है, वो अपना बच्चा आपको सौंप देते हैं। वो छोटा जो होता है ना सर, वो आपने अक्सर कहने के बाद छोटा जो होता है, तो वो बच्चा छोड़ देते हैं, वो कहते हैं जी आपके हवाले। अब वो छोटा जो है उसको उस मशीन जो लेबर जो काम करवाने वाला है उस्ताद है, वो 6 महीने में उस्ताद बनाता है या साल में उस्ताद बनाता है, या उस बंदे ने 10 साल तक वो छोटा रहना है, उस पर डिपेंड करता है। तो आप ने जब हम छोटा होता है तो हमने ये हमारी जिम्मेदारी है कि हमने 6 महीने में, साल में उसको छोटा नहीं बनने देना, उसको अपने लेवल तक लेके आना है, ताकि वो बाइज़त तरीके से इस माशरे में जहां आप हैं उस जैसा कद पैदा करें, नाम पैदा करें और नाम दिखें। और ये बड़ा खूबसूरत तरीन प्लेटफॉर्म है जहां से आप अपना जो है वो प्लेट कर सकते हैं। एनीहाउ दैट वाज द इंसेप्शन। मैंने थोड़ा सा आपको देना था, क्योंकि आप में जब तक करेज नहीं होगी, आप में अपनी काबिलियत नहीं होगी, आप में आगे बढ़ने की कुव्वत नहीं होगी, मैं इस डाइस पे खड़े होकर खुदा की कसम कहता हूं कि आप कभी भी वकील नहीं बन सकते। आपने वकील बनना है। और ये मोटिवेशनल स्पीच पहले भी होती रही होंगी, पहले भी मेरे भाई आके यहाँ पर स्पीचेस करते होंगे, मोटिवेशनल ही ज्यादा होती है, भाई आपने पढ़ना है, ये करना है। मैं कहता हूँ कि अगर आपने इस फील्ड में रहना है, साल 6-2 साल रहें, आप देखें कि आप वकील बन गए हैं, ठीक है, वरना इस वकील शोबे को छोड़ दें आप, ये आपके काबिल ही नहीं है, क्योंकि आपको इस शोबे में पढ़ना है। आपने नाम पैदा करना है तो पढ़ना है, इसके अलावा आप फिर कोई और शोबा चूज कर लें, आपको कोई ये सूट नहीं करेगा, आप इसमें मिसफिट हैं, आपको बढ़ के किसी और जगह चले जाना चाहिए। अब आते हैं उस टॉपिक की तरफ, विच हैज बीन गिवन टू मी काशिफ साहब एंड नवाला बीबी दैट आपने सबसे ज्यादा, मेरे ख्याल में सारे टॉपिक्स में सबसे मुश्किल तरीन जो टॉपिक है वो ये है कि क्रॉस एग्जामिनेशन। दुनिया की, मैं रात बैठा, कोई मेरे पास सबसे ज्यादा जो किताबें थी शायद थी क्रॉस एग्जामिनेशन की। आप वकील बन जाएंगे, पहले दिन जब वकील बनेंगे, सिविल लॉयर बनेंगे, हुक्म तनाई का दावा लिखेंगे, 39 की एप्लीकेशन देंगे, पहले दिन का स्टे ग्रांटर हो गया, बना के बनेगा, बन गया, बाद में मैंने स्टे ले लिया, 6 महीने साल आप ऐसे करेंगे, ठीक है जी पैसे मिल रहे हैं।
क्रिमिनल साइट पे आएंगे, बेल एप्लीकेशन लिखेंगे, छोटी मोटी बेल एप्लीकेशन से नीचे से हो जाती हैं, बेल एप्लीकेशन हुई, अलाउ, ठीक है जनाब, बड़े खुश हो गए। यार ये आप वकील बने हैं सर, यकीन करें आप सिर्फ वकील बने हैं। इफ यू वांट टू बिकम अ गुड लॉयर, आप सोच ही हो, वो कल हम मशीन से बात कर रहे थे कि लो इमेज अ सिन, आपने वकील नहीं बनना, आपने गुड लॉयर बनना है, गुड लॉयर बनना है। आपने वकील नहीं, वकील तो सारे बनते हैं, लेकिन आप ये कहें कि जी मिस्टर अदनान इज वन ऑफ द मोस्ट गुड लॉयर इन द सेंस ऑफ सच एंड सच, मिस्टर फलां खटक साहब तो वो इस सेंस में फैमिली बहुत अच्छा करते हैं, मिस्टर पावर जो है वो इस सेंस में कि क्रिमिनल का बहुत अच्छा टॉप का लेवल है, अपने उसमें 67 लेवल में सबसे अच्छी प्रैक्टिस वो कर रहे हैं। जब लोग आपको इस नाम से कि वो बहुत अच्छा वकील है उसके पास जाना चाहिए या आर भाई के पास जाना चाहिए, तो वो क्या सेट बनेगा, डेवलप करेगा, वो जो है वो मैटर करता है। चले सर ये तो होगी ना मोटिवेशनल बातें जो अक्सर करते हैं, लेकिन मैं दूसरे अंदाज से करूंगा, आप लूंगा आपको बच्चों की तरह। और मैंने ब्लैक बोर्ड भी इसीलिए लेके दिया कि यहाँ आधे घंटे की तकरीर नहीं करनी, यहाँ आपको सिखा के जाना है, पढ़ा के जाना है, वकील बना के जाना है। यहाँ से आप कुछ सीख के जाएंगे तो आगे आपको किसी मेरे जैसे सीनियर के पास आके उसको फोन करके सर कॉलेज में टाइम दे के कहना मैं तो कुछ पूछना है, कुछ जजमेंट हो से कॉलेज में मैं तो कुछ ड्राफ्ट करवाना है, मैं आवाज एलान सीनियर ने अच्छा से आधे घंटे के बाद आधे घंटे के बाद वाला उन्हें मिलना नहीं कहेगा, दूसरा वाला सिर्फ किसी दिन आगे सुनिए मैं क्या करा। लिहाजा ये वाली बातें जो है ना ये मुझे भी नापसंद है, आपको भी नापसंद होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप में सेल्फ क्यूरियोसिटी है तो आप आगे बढ़ सकते हैं, तरक्की कर सकते हैं, नाम पैदा कर सकते हैं, उसके अलावा आप कुछ भी नहीं कर सकते। मेरा सुबह कहा ना डाउन टू डस्क आपने ऐसे काम करना है, आपने सीख के नहीं जाना, पढ़ के नहीं जाना, तो उसका मतलब है आपका वो दिन जो है वो रह गया चला जाएगा। अब आते हैं सर टॉपिक की तरफ। वैसे का टॉपिक मुझे फैमिली भी दे देते, क्रिमिनल दीवानी भी दे देते, उस पर भी अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन कर लेते हैं, लेकिन चूंकि मुझे दे दिया कि मैं क्रिमिनल पे आपने क्रॉस एग्जामिनिंग पे बोलना है या आपने मतलब थोड़ी सी आई एम नॉट गुड ऑडिटर बट अल्हम्दुलिल्लाह that platform I also provide me कि मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बता सकूं, क्योंकि मेरा अल्लाह का करम है और मैं आपको बताऊं कि ये मेरा डिफरेंट जो आपसे बोलूंगा। आप आ जाते हैं जी एक फौजदारी वकील के पास, अदाल भाई मलिक साहब के साथ आ जाते हैं, आप रोजाना उनको एसोसिएट करते हैं और बैठते हैं, और सबसे पहला काम आप क्या करेंगे? आज पहला काम ये करते हैं कि उनके साथ चले जाते हैं हम कोर्ट में खड़े होते हैं एंड मलिक साहब इज गोइंग टू डिफेंड द अक्यूज पर्सन ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द judge and he is going to deliver his speech, deliver his arguments that the person that there is a delay of such and such nominated not of a yard and he is not being attributed a specific role and there's a many discrepancies between the statements of the 161, recovery has not been affected, the property class ना इस तरह से करके आप आर्गू करके आ जाते हैं और आधे घंटे के बाद पता चलता बेल आ रहा हूँ। ये काम आप सबसे ज्यादा खूबसूरत आप कर सकते हैं लेकिन अगर वो जो आपका बॉस है, जो आपका सीनियर है, वो कहे कि यार मलिक साहब आप चले जाएं जाके आप आगू करें, तो आप हेजिटेट फील करेंगे, आप कहेंगे यार मैं तो नहीं कर सकता, आप कर सकते हैं लेकिन करते नहीं। मैं कहता हूं कि सर इस फील्ड में आने से सबसे जो आपका सबसे जो बड़ा वो है वो ये है कि सर आप ना आपके पास आप 100% है, अगर आपके पास 90% कॉन्फिडेंस आ जाता है, 90% कॉन्फिडेंस है, 10% लॉ है, आप यकीन करें खूबसूरत वकील बन गए हैं। हमारे पास सबसे बड़ी जो रिस्ट्रिक्शन है, जो हम ओवरबर्डन है, वो ये है कि हम 90% हमारे पास कॉन्फिडेंस नहीं है, और उस कॉन्फिडेंस लेवल के आते आते वो 10 साल आप अपने जाया कर बैठते हैं कि मैं भी उनका 10 साल पहले कुछ झड़का मेरे से ऐसी कानूनी किताबें कितना लिखा करें लिखा तो करना करें, देखो पता प्रॉपर्टी क्लास क्या होंगे कितना लिखा करें, फर्दर इंक्वायरी कितना लिखा करें,
सेटेड ग्राउंड कितना नहीं गया तो जो जनाब पूरा बोला कांपता कांपता हाफता वो जनाब उसका जो है ना फिर आगे अगली बार उसके पास नहीं जाता वो। और यही वो कॉन्फिडेंस है जो उसको मार देता है उसके प्रोफेशन में, वो उसको आगे नहीं बढ़ने देता। और भाई ये तो बेल स्टेज है, आप वकील तो बने ही नहीं है, और बेल तो आपकी दफाई हाथ रखे हैं, आप बेल तो कहीं से भी करवा दें, यहाँ से नहीं होगी ऊपर से हो जाएगी, ऊपर से नहीं हाईकोर्ट से हो जाएगी, ये तो कोई मैटर नहीं है। और जो आपकी खूबसूरती है वो आपका क्रॉस एग्जामिनेशन है। जो एक वकील की खूबसूरती है, चाहे वो फैमिली में है, चाहे वो दिवाली स्टेट में है, और वो चाहे क्रिमिनल में है, वो खूबसूरती उसकी क्रॉस एग्जामिनेशन है। उस क्रॉस एग्जामिनेशन के बगैर यकीन करें आप वकील नहीं बन सकते, नहीं बन सकते, नहीं बन सकते। आप चाहे अपने आप को आप 20 साल लगा लें, 25 साल लगा लें, 90% आपका यहाँ का वकील जो है 80% वो क्रॉस एग्जामिनेशन करने से भागता है। वो क्रॉस एग्जामिनेशन करने से भागता है, वो कहता क्रॉस ना करना पड़े, बार बार जब राजीनामा करवा तो फिर वो वापस में कैचअप करवाते हैं। जब तक आप में ये कॉन्फिडेंस नहीं होगा कि आप क्रॉस एग्जामिनेशन के वकील नहीं बनेंगे, यकीन करें आप अच्छे वकील, खूबसूरत वकील नहीं बन सकते। ये मैं आपको ऐसा समझे बड़े हवाई केस से आपको नसीहत करता हूँ कि जो कुछ सीखना है ला वो दूसरा है, वो बेलों पे बेइंतहा मिल जाता है। कोई ना कोई जजमेंट, कोई ना कोई एक चीज जिसका अगर अगले का शौक हो तो वो पहले बार को रिफ्यूज कर दे कि नहीं बेल देता मैं, ना हो तो वो ना देने को हो तो वो 302 को ना देने को हो तो पहले बार रिफ्यूज कर दे, देने को तो 302 में यहीं से हो जाती है। ये इट्स डिपेंड्स अपॉन यू। अब सर जो मेरा आज का टॉपिक है फिर उस पे आ जाता हूं, वो है सर कि क्रॉस एग्जामिनेशन कैसे किया जाए। भाई मेरे, हम सबका वास्ता जो है ना रोजाना पुलिस से पड़ता है, पुलिस से पड़ता है, वाकयात होते हैं। आज मैं एक वाकया बताऊंगा और उसको कहूंगा उसके आउटकम क्या निकलते हैं। मैं कर दूंगी। थोड़ा सा इंग्लिश करना ही बुलाइए सर। ये माइक करो जिंदा खोल के ना, माइक मुझे हाथ लग ये सी जाहिद एक आदमी है, वो रहता है जी रुकनपुर में। ये आता है रुकनपुर के खड्डे पे, मैं आपको जरा वो बना दूं सर। ये सिटी है रुकनपुर का। एक बंदा अपने किसी काम से आ रहा है रहीमिया खान की तरफ, ये मैंने रहीमिया खान दिया था, ये ऐसे समझे मियां वाली कुरैशियां हैं। ये आ रहा है, यहां पर जब पहुंचता है, यहां पर 5-6 बंदे यहां पर एम्बुश सूरत में खड़े हैं। एम्बुश मतलब एम्बुश कहते हैं वो जो हाथ लगा के खड़े होते हैं। यहाँ पर 4-5 बंदे खड़े होते हैं, 5-6 बंदे, ये मोटरसाइकिल पे आ रहा होता है। और ये बंदे जब एम्बुश अटैक करते हैं, एम्बुश अटैक करने के बाद मोटरसाइकिल पे वो जनाब somebody the dead body cause injuries to him, और वो बंदा जो है
यहाँ पर वफात पा जाता है, डेड बॉडी, वो डेथ हो जाती है उसकी। अब इसके साथ यहाँ पर दो बंदे हैं जो ए और बी हैं, ये इसको देखने वाले हैं। ए और बी उसको देखने वाले हैं, आई विटनेस हैं। और ये सबसे पहले यहाँ पर कैसे समझिए थाना रुकनपुर है, ये बंदे जो है, ए जो है, ही इन्फॉर्म द पुलिस। अब इन्फॉर्म जो है पुलिस को, आपको पता है 154 तो आपने कॉमनली पढ़ा होगा। कोई भी बंदा जो है, यहाँ से इंसेप्शन होती है, आगाज होता है जो पुलिस कार्रवाई का, जहां से हमारी रोजी रोटी शुरू होती है, वो 154 है। रोजी रोटी 154 से शुरू होती है। 154 के जरिए जब हम ये ए या बी में से कोई 15 पे कॉल करता है, या 1122 पे कॉल करता है, या खुद ये जाके उनको बताते हैं, यहाँ पे कोई 5 किलोमीटर का फासला है, ये जाके बताते हैं कि जरा इंसिडेंट हैज बीन टेकन प्लेस, a such and such person was going towards the Ruganpur. At that time, Police Kavi Hazar ambush attack and he got injuries. And उसके बाद जो है ना, ये है अननोन, वैसे अननोन है, ये अननोन 5-6 अननोन है, तो ये इस तरह से फौत हो गया। अब ये क्या करते हैं, ये जनाब यहाँ से ASI टाइप या जो सब इंस्पेक्टर टाइप आते हैं मौके पे आते हैं, वो सारे का सारा यहाँ पर देखते हैं। अब ये जो इसको कहते हैं जाए वकुआ, इसको कहते हैं जाए वकुआ, यानी प्लेस ऑफ अकरेंस। ये क्या है? प्लेस ऑफ अकरेंस है। ये सबसे ज्यादा मटेरियल और सबसे ज्यादा अहम है। और जब जगह करने लगते हैं, सबसे ज्यादा वकील इसी को छेड़ते हैं, यहीं पे छेड़ते हैं। और ये वाले जो बंदे हैं, ये जो दो हैं ए और बी, वो कहते हैं जी हम तो पीछे ना मोटरसाइकिलों पे आ रहे थे। अब ये इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को, जो आईओ है, वो ऐसे समझते हैं कोई अमजद नाम का बंदा है, उसको जनाब ये जो ए है वो एप्लीकेशन देता है, यही वाली कि फला टाइम मैं और फला, वो आगे मोटरसाइकिल पे था, मैं उसके पीछे जा रहा था, इन दोनों में एम्बुश अटैक हुआ। वो क्लाशनकोव से और मुख्तलिफ से वो एक्यूब थे, उनने फायर किया, ये बंदा जो है वो बच गया और हमें जो है ना, हम बच गए। और ये जो FIR है, हमने इसको अपनी आंखों से देखा। अब ये देखिए, क्रॉस एग्जामिनेशन करना है ना सबसे पहले, तो प्यारे भाई ये भी आप अपने सामने रखें कि आपको 4 चीजों पर, 4 बुक्स पर अगर आपको नहीं है अबो, फिर आप फौजदारी जरा जो है, फौजदारी जो प्रैक्टिस है वो ना कीजिएगा। सबसे पहली वो है PPC, पाकिस्तान पीनल कोड। PPC आपको अजबर होना चाहिए, क्रेम होना चाहिए, रट्टा लगा लेना चाहिए। आपको रट्टा लगाना कोई मुश्किल नहीं, हम सारे रट्टों वाले पर बंद लोग बैठे हुए हैं, जीनियस माशाल्लाह आप होंगे, हम तो रट्टा वाले, हम तो टाटियन हैं। PPC आपको रट्टी रटाई होनी चाहिए। PPC नहीं आएगी, आप क्रिमिनल प्रैक्टिस नहीं कर सकते। आप क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं कर सकते जब तक आपको CRPC नहीं आएगी। आप क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं कर सकते जब तक आपको कानून शहादत नहीं आती। वो कानून शहादत जिसका जिक्र कल भी हुआ था, उसको तो आप ऐसा कहें ना कि वो है बहुत मुश्किल, लेकिन अगर उसको याद कर लिया तो आप तकरीबन 50% से भी ज्यादा 90% वो यूज होती है आपके हर, वो फैमिली में भी यूज होती है, दीवानी में तो होती ही वही है तकरीबन आपकी कानून शहादत। तो अब ये जो एप्लीकेशन है डेट वाज टॉक्ड आउट, ये एप्लीकेशन लिखी गई थी और उसके जो खाने हैं ये बन गए और वो वाकयात लिखे गए और उसके बाद ये FIR, ये आने के बाद FIR लॉन्च हो जाती है। अब ये जो आयु साहब हैं, इन्होंने FIR चौक की नक्शा आके बनाया, ज़मीनें लिखी। ज़मीनें आपको पता है कौन से सेक्शन के तहत लिखी जाती हैं? आप में से क्यों पता है? मैंने आपको इसीलिए पहले कहा था कि आप ऐसा समझे अपने आप को कि आप वो हैं, मेरे स्टूडेंट्स हैं और हैं स्टूडेंट्स हैं। यस नो 172 के तहत अल्लाह के वली, मैं ये कहता हूँ। और उससे बेहतर अगर CRPC करनी है, क्रॉस एग्जामिन करना है, अच्छा वकील बनना है और रट लेना भाई 154 से लेके 173 तक रट लेना। मैं कहता हूँ चले 50% यकीन करें आप वकील बन जाएंगे, 50%। पुलिस डायरी के का टाइटल है सेक्शन का, पुलिस डायरी बोलती है 172 172 के तहत ज़मीनी लिखी जाती है। वो ज़मीनें पढ़ी मारते, पहला वकील जो होता है ना, वो जो बेल आर्गू कर रहा होता है, वो सबसे बचा के ना वो ज़मीनों को पकड़ता है कि पुलिस ने बेगुनाह किया क्या नहीं किया। वो ज़मीनियाँ किससे लिखी जाती है? 172 के तहत लिखी जाती है। तो एक कार्रवाई कहाँ से शुरू हुई है? अगर 154 से लेके 173 आपको अजबर याद हो गया, यकीन करें आधे आप क्रिमिनल के
लॉयर हो गए हैं, प्रैक्टिस कर लिया आपने, उसके आगे डायमेंशन है वो फिर 90 में कॉग्निजेंस लेना, 200 में अपना कंप्लेंट जो है वो दायर होना, और उसके बाद चार्ज में आगे आता हूँ साथ साथ वो भी समझा दूंगा आपको। अब सर ये आईओ जो बन गया, इसके बाद जब उसने दिया तो इसने इन्वेस्टिगेशन की। आपको यहाँ पर मैं देखूं, यहाँ पर वो कहते हैं जब इन्वेस्टिगेशन करता है पहली डायरी जहाँ पे मौके पे देते हैं, मौका फला फला गया, मैंने नक्शा मुद्दे 161 के स्टेटमेंट लिखे और फला फला कवायद मुरतब किए, अब मैं फला फला का होता हूँ। अब दूसरी जो है ना डायरी पे कल वो लिखेगा जो इसके और इसका होता है एक अंदरून ज़िम्नी होती है कि पुलिस रूल में दिया गया है, वो थोड़ा सा औख है क्योंकि उसमें जब आप आगे इंशाल्लाह अल्लाह पाक आपको आगे ले जाए तरक्यां दे, जब वो अंदरून ज़िम्नी होती है बैरून ज़िम्नी होती है, वो फिर उसकी क्वालिफिकेशन जो है थोड़ी सी और होती है। यहाँ जब आज आ जाते हैं आईओ साहब इन्वेस्टिगेशन करते हैं, आईओ साहब कहते हैं कि जो आपने नाम लिखवाए हैं ना 4-6 बंदों के फला 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 बंदे के, ये तो नाम नहीं है, ये नाम तो आपने गलत दिए हैं। और तमाम की तमाम उसके बाद वो क्या है, वो इसको कहते हैं क्लॉकवाइज, ये जो जय बकुआ है इसको कहते हैं क्लॉकवाइज। पुलिस रूल में जो इसके लिए लफ्ज इस्तेमाल किया गया है वो के क्लॉकवाइज। यहाँ देखिएगा इसके इर्द ये लाश जो पड़ी हुई है इसके इर्द कोई फुट अपना जायपा यानी कोई फुट क्या कहते हैं उसको फुटप्रिंट्स वगैरह या कोई बाल या कोई जूती रह जाती है या कोई इस तरह का आर्टिकल दुपट्टा या कोई इवन कोई आर्टिकल, तो वो उसको ना सिक्योर करता है अपनी इन्वेस्टिगेशन। आईओ इन्वेस्टिगेशन किस आर्टिकल के तहत करता है, जिस सेक्शन के तहत? सीआरपीसी में 156 के तहत वो 156 सबसेक्शन 3 के तहत अपनी इन्वेस्टिगेशन करता है। क्या इन्वेस्टिगेशन है वो ये वाला। अब इसको थोड़ा सा पिरोए में ले लेते हैं। अगर ये दो बंदे नहीं होते, ये वाले बंदे देखने वाले नहीं होते और अनसीन अकरेंस है, ये तो डायरेक्ट एविडेंस होगी ना। आपको पता है डायरेक्ट एविडेंस और इनडायरेक्ट एविडेंस जो है वो कानूनी शहादत का, अगर ये आप पल्ले बांध लें ये वाली दो बातें, तो वो जो मैंने पहले कहा ना खूबसूरत और बेहतरीन लायर बन जाएंगे, ये उसमें इजाफा होगा। वो है आर्टिकल आपका, आर्टिकल का कानूनी शहादत का वो है 18 और 19। ये दो आर्टिकल ऐसे आर्टिकल हैं जिसको आप जिस पर अगर आप ग्रिप कर लेते हैं तो आप ऐसे कहें खूबसूरत वकील बन गए। ये जो आर्टिकल है ये डायरेक्ट एविडेंस का है। ये जो मैंने पहले कहा कि ए और बी कहते हैं मैं भी साथ गया था और मैंने नहीं देखा, और इस तरह ये जो 19 है ये है इंडस्ट्रियल, ये सर्कमस्टेंशियल एविडेंस कहते हैं दूसरे अल्फाज में, कि ये बाद में आए। यानी ये जो जायद जा रहा था तो उसका जो वालिद है वो कहता है या भाई कहता है कि यार मैंने फला फला टाइम इनको फला फला टाइम साथ में देखा था और मुझे ये लगता है कि ये कत्ल जो है ना फला फला ने किया है। तो ये वाला जो आर्टिकल है उस जिसको कल वो जुल्फकार साहब कहते हैं ना लास्ट सीन अकरेंस या वजह कर एविडेंस, वो है उसको क्रिएट करना ये बहुत मुश्किल होता है, साबित करना भी बहुत मुश्किल होता है। इसके लिए और जो चीजें हैं ना। अच्छा आगे बढ़ते हैं जरा। अब ये जो बंदा फौत हो गया, पुलिस ने एफआईआर दर्ज की, इसको सौरा शिफ्ट किया हमने मियां वाली कुरैशिया। कहाँ किया? मियां वाली कुरैशिया में। मियां वाली कुरैशिया में एक लेडी लॉयर है या सॉरी लेडी जो है ना वो अपना डॉक्टर है या डॉक्टर साहब है, वो उसका पोस्टमार्टम करते हैं। कोई यहाँ पर अवेलेबिलिटी नहीं होती तो वो यहाँ उसको शेख जायद हॉस्पिटल ले जाते हैं, इसका पोस्टमार्टम करते हैं। और पोस्टमार्टम करने के बाद वो उसको जो इसकी डेड बॉडी जो है वो आईओ को देते हैं। आईओ जो है ना उसको सॉरी इन्हीं के वारसीन के हवाले करते हैं और उनसे सारे जो उसके स्वैब वगैरह या जो चीज़ आर्टिकल आईओ को जरूरत है वो लेने के बाद वो उसको केमिकल एग्जामिनर के लिए भिजवा देना या जहाँ भिजवाना उसके मुताबिक। तो ये वाला ये जब मुकम्मल हो जाता है ये इन्वेस्टिगेशन के पास आईओ के पास आ जाती है ये वाली बात, उसने कलेक्ट करता है। अब आ जाती है इन्वेस्टिगेशन में 6 बंदों के नाम दिए हैं। अब इसको मिटा दो, 6 बंदों के ना 6 बंदों के नाम दे दिया उन्होंने। मतलब टॉपिक क्या है? टॉपिक क्रॉस एग्जामिनेशन की अब डेफिनेशन पहले बताया ना कि उसकी डेफिनेशन सर मैं आ रहा हूँ सर इसी तरफ ये तो जनरल इसमें तो यूएसए भी आ गया, सीआरपीसी भी आ गया सर मैं आ रहा हूँ, डोंट वरी, मैं आ रहा हूँ। नहीं हो सकता है। फॉर्मल इंटरोगेशन है, फॉर्मल इंटरोगेशन ऑफ विटनेस कॉल्ड बाय अदर पार्टी, यानी कि एक फॉर्मल इंटरोगेशन होंदे कहीं भी शहादत को टेस्ट करने वास्ते। खान से मैं जज साहब आपने कंफाइन कर गए ना कि क्रॉस एग्जामिनेशन की डेफिनेशन वास्ते में वालों ने बाद यानी कि मामला टॉपिक को कंफाइन करने मैं
मैं तो खान की गल जवाब दिता मैं तुसा दस दो मैं सुना देती है। अच्छा चलें जी, हमारे बड़े भाई हैं। अच्छा जी, अब वो 6 बंदों के नाम दिए, 5 बंदों के दिए, इन्वेस्टिगेशन हो रही है और उन 5 ने अप्रोच कर दिया कोर्ट को प्री अरेस्ट के लिए 490। प्री अरेस्ट का कौन सा है जी? 498, वो प्री अरेस्ट में आ गए। एक बंदा पकड़ा गया तो वो कौन में आएगा? 497 में। एक बंदा चले वो या ऐसे सारे सब सरेंडर हो गए, कोई बेलें हो गई, कोई पोस्ट अरेस्ट बेल हो गई। अब आ गया मामला 190 के तहत मजिस्ट्रेट के पास। अगर वो क्योंकि 302 है तो वो 193 के तहत भेज देगा सेशन कोर्ट के पास और सेशन कोर्ट जो है उसको रिसीव करेगी और फिर 265 जो है उसके तहत वो उसका ट्रायल शुरू करेगी और 200 तकरीबन 265 H है गालबन उस तक ये इसका जो ट्रायल है वो मतलब होगा। अब आते हैं सर असल टॉपिक की तरफ जो मेरे भाई कह रहे थे। एक इन्वेस्टिगेशन जो की थी ना, एक इन्वेस्टिगेशन थी आईओ की। अगर इस बात को आप पल्ले बैठा दें, अगली इन्वेस्टिगेशन करनी है आपने, अगली इन्वेस्टिगेशन करनी है आपने। अगर वो इन्वेस्टिगेशन में आप कामयाब हो गए, देखिए ना आप वकील हैं, आपके सारी फाइल पढ़ ली है, आपने एफआईआर से लेके 161 के स्टेटमेंट से लेके रिकवरीज तक, मेडिकल तक सारी चीजें पढ़ ली हैं, आपने अपना माइंड फ्रेम कर लिया है, अक्यूज की तरफ से डिफेंस आपने बना लिया है। आपने अभी उस बंदे पर, वो जो लास्ट सीन वाला बंदा था अभी आ रहा है, जो वो मेरे भाई चले गए इसलिए यहाँ पर कि जो यहाँ पर जा रहे थे कि 6 बंदे जो हैं, 6 बंदों ने एम्बुश अटैक किया है और उस बंदे से फौत हो गया है। अब आप पहला आता है पीडब्ल्यू जो है ना, वो PWA आता है सर, PWA जो है वो आता है, पेयर होता है और इसी को वर्जन को कहती फला फला फला। और फिर PW2 भी आता है, PW3 भी आता है, PW4 और इसमें फिर रिकवरी के विटनेस आ जाएंगे। उसके बाद फिर आपका मेडिकल आ जाएगा, उसके बाद फिर आपका जो है वो आईओ आ जाएगा। इस तरह से फिर वो मोटिव को भी जो है ना, वो भी वजह ना जो है उसको भी साबित करेंगे कि वजह ना क्या थी। अब PW1 आता है। अच्छा ये बंदा रुकनपुर का रहने वाला है और वो जो 2 गवाह हैं वो कहीं उससे 10 किलोमीटर पे रहने वाले हैं। क्योंकि आपने केस की तैयारी की हुई है, आप पे पहला ज़हन ही आएगा कि द पर्सन हु इज लिविंग इन द रुकनपुर एंड अदर 2 persons who were arraigned as a witness and they belongs to 10 kilometer away from the place of occurrence। आपने उनको शो करना है कि वो कैसे जो है ये वहां पर पहुंच गए हैं। ये मैं इसीलिए कह रहा हूं कि यार आप जब मैंने नक्शे ये बना के दिए आपको तकरीबन 80% आपने, यार हम वकील घुमा फिरा के ही सवाल करते हैं ना, तो यार घर से कितने बजे रवाना हुए थे, किस चीज पे रवाना हुए थे, घर में आप किससे मिले थे, रास्ते में और कौन मिला था, आपने नाश्ता कहाँ किया था, आप मौके पर कैसे पहुंच गए, वो पहले पहुंचा या बाद में आप पहुंचे, वो जब मोटरसाइकिल की गाड़ी का नंबर क्या था, वो जनाब उसकी गाड़ी का नंबर क्या था, वहां पर जो था वो बिजी रोड था। यही है ना, जब आपको मैंने प्लेस ऑफ अकरेंस में कहा है कि यहाँ पर आप जब पहुंच जाएंगे आप एक माइंड बना लेंगे, तो इस तरह के क्वेश्चन करना आपके लिए तो कोई मुश्किल बात नहीं। और हम वकील करते हैं क्या? यही तो कुछ करते हैं, यही करते हैं ना, हम सवाल करते हैं, हम 100 सवाल करते हैं, सवाल तो यही होते हैं। अगर ये मुद्दई से सवाल कर लिए, जब हम इस गवाह की तरफ आते हैं तो भाई आपका इस गवाह के साथ ताल्लुक क्या है और कितने अरसे का ताल्लुक है, कब ताल्लुक है और ये आते जाते कितना है, आप कितने बजे मुद्दई के पास आए, आप मुद्दई से होकर आप यहाँ पर मौके पर आप कितने पीछे थे, आप किस चीज पर थे, आप वैगन में थे या नहीं थे। आपने उस क्रेडिबिलिटी जो कहते है फिटनेस है उसको डिस्कार्ड करना है। वो कैसे करना है? वो इन्हीं को सवाल करते हैं इसी पर। ये जब आप इस पर ले आते हैं फिर आप आ जाते हैं, अगर वो उन मुल्जिमान में से किसी पर कोई रिकवरी जो है वो इफेक्ट होती है, रिकवरी वाले गवाह पे आ जाते हैं। आरिफ साहब वो आप वाले जो केस है उसी में है ना, रिकवरी पे आ जाते हैं तो रिकवरी वाला गवाह कहता है जी मेरे साथ फला टाइम फला बंदा चल के आगे चल के उसने जी फला जगह पे दरांती या फला रिकवर करके दी, तो मैं उसका अब गवाह हूँ। अब आप बीएंगे वकील जो हैं आप देखेंगे कि भैया तो उसका क्या जो रिकवरी में वो है वो साइन है उसका नहीं है,
लगा हुआ है, नहीं हुआ, वो 3 दिन के बाद 4 दिन के बाद है, क्योंकि आपने पहले अपना माइंड बना लिया हुआ है, अपना जहन को बनाया हुआ है। अब रिकवरी जो है, आप कहते हैं यार फेक रिकवरी है, ये तो पहले गिरफ्तार हो चुका था और उसके बाद इसकी जो रिकवरी वो बनती नहीं है, क्योंकि ये सब्सटेंशियल पीस ऑफ एविडेंस है, ये एक कोरॉबरेटिव पीस ऑफ एविडेंस है। रिकवरीज का होना उस वकूए की तायद में कि अगर जिस वकूआ हुआ और उसके बाद वहां पर उन्होंने उससे रिकवरी हुई, इसका मतलब है उस वकूए को वो कंफर्म करती है कि वकूआ इस तरह से नहीं, इस तरह से हुआ है। अब हम कहते हैं कि रिकवरी नहीं हुई। आपको पता है रिकवरी जो है किसी से अगर हो जाए और ऑन द पॉइंटेशन ऑफ अक्यूज हो जाए तो वो उसका आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल है 40। आर्टिकल 40 है कि अगर हर मुलजिम जिसकी पॉइंटेशन पर कोई चीज रिकवर हो और इन द प्रेजेंस ऑफ विटनेसेस, तो वो आर्टिकल 40 है। उस आर्टिकल 40 के तहत अगर उसकी वह इस तरह की है तो फिर तो उसको करॉबोरेशन है, अदरवाइज नहीं है। एक और ही आ गया, PW1 आता है और वो अपना स्टेटमेंट 161 के स्टेटमेंट के मुताबिक देता है, 161 का स्टेटमेंट एज रिटन बाय द IO। अब उसको लाजमी बात है उसको कोरॉबरेट करना चाहिए उस वर्षन को जो ऑलरेडी उसने वहां पर दिया है। अगर वो उसको कोरॉबरेट नहीं करता और इंप्रूवमेंट करता है, जिसको कहते हैं कि डिसऑनेस्ट इंप्रूवमेंट हम उसकी लैंग्वेज में, तो हम क्या करेंगे? हम उसको आर्टिकल है 140 आर्टिकल है 140 जिसमें उसका 161 का जो स्टेटमेंट है CRPC, उसको कोरॉबरेट करवाएंगे। अब जो उसने स्टेटमेंट दिया कि आपने अभी ये स्टेटमेंट दिया है, क्या ये स्टेटमेंट जो है अब आप जो दे रहे हैं, क्या आपने ये वाली बात जो है फलां जगह पे लिखवाई थी? वो कह जी मैंने लिखवाई थी। अगर वो कहते हैं जी मैंने लिखवाई थी, तो फिर वो जज साहब कहते हैं कि जहाँ इट हैज बीन सीन फलां डेट हैज नॉट बीन मेंशन फलां, तो वो बाकायदा उस अगर जो 161 का स्टेटमेंट है उसको DA लगा दें या PA लगा दें, जो भी है, तो वो उसके साथ उसको करॉबरेट करवा देते हैं। अब सर ये होगी रिकवरी। अब उसके बाद आ जाता है मेडिकल एविडेंस जो है उस वकूए को जो साबित करने के लिए। ये वो वाली चीजें हैं कि ऐसा समझे कि 337 का भी वकूआ हुआ है कि इन 6 बंदों ने अगर हमला किया है, वो जरूरी नहीं कि 302 बन जाए, वो 337 भी बन सकता है, 324 भी बन सकता है। वो ट्रायल क्योंकि यहाँ पर 262 का है, वहां से 241 का है, थोड़ी सी जाहिर गलती से इधर से उधर भी हो जाता ना। जैसे कल जुल्फकार साहब कह रहे थे कि डंडा मारा, उसकी इंटेंशन तो नहीं थी कि डंडा मारा और मर जाएगा, हो सकता है 324 हो, बाद में वो 302 भी बन सकता है। तो वो तकरीबन ट्रायल मिलता जुलता है, इसमें कोई इस तरह का फर्क नहीं है। आप यही जहन में रखें कि मैं 302 का नहीं करवा रहा, 300 अगर 452 का भी हो सकता है। जितनी भी है क्लासिफिकेशन, जो 511 आर्टिकल जितने जुर्म है, ऑफेंसेज है, उसकी हर ऑफेंस की अपनी अपनी जो है ना ग्रेविटी है, हर ऑफेंस की अपनी अपनी डेफिनेशन है, उसके मुताबिक आपने क्रॉस एग्जामिन भी उसी से तैयार करना है। अब मैं 420 क्या, तो जाहिर 424 में तो ये चीजें नहीं आएंगी, वो तो डॉक्यूमेंट्स के हवाले से है। 452 के हिसाब से होगा तो 452 में किसी का आपको इंग्रेडिएंट 452 के पता हो कि भी घर में घुसकर किसी को इंजर्ड करना और उसको तकलीफ देना, और उसके बाद में अगर मेडिकल हो तो करॉबरेट कर जाता है कि 452 वाकई में डाउट होता है उसे। लेकिन अपने अगर रिश्तेदार हो तो फिर 452 नहीं होता, 451 बन जाता है, अपने जितने बीमार है उसका फर्क नहीं पड़ता। अब आ जाता है मेडिकल एविडेंस में। वो जो मेडिकल ऑफिसर है वो आता है। अब ये कहते हैं कि ये देवर अक्यूज विद द क्लाशनकोफ और समवन एल्स, लेकिन ये मेडिकल ऑफिसर आके कहता है, वो उसको कंट्रास्ट कर देता है। वो कहता है कि नहीं जी, ये वाली जो क्लाशनकोफ वाली कहानियां है ना सर, ये काम क्लाशनकोफ से नहीं है, तो पिस्टल से हुआ है, ये किसी और वेपन से हुआ है, ये कम से कम क्लाशनकोफ से नहीं है। और मौके पे जो IO है वो भी क्लाशनकोफ की गोलियां रिकवर नहीं करता, वो पिस्टल की करता है जैसा मैंने किया किसी और की, तो ये कॉर्पोरेटिव पीस ऑफ एविडेंस तो ना होगी ना। लेकिन आपने अपनी जहानत से, अपनी ओर से, जो उसने मेडिकल एविडेंस में जितना उसने लिया है, ड्रॉ किया है, और पीछे जो आपने जरा कर चुके हैं, जब आप उस पे आएंगे आपने उस पर जब जरा करनी है, और वो जरा ये करनी है कि जी आपके पास ये आए, ये किस वक्त लेके आए, आपने इसका मुआयना किया, किस वक्त मुआयना किया, आप विद द हेल्प ऑफ किसके किया, और ये आप कह सकते हैं कि ये जो इसको इंजरीज थी, ये कितनी इंजरीज थी, वो बैक पर थी, वो फ्रंट पर थी, और आपको वो कपड़े या कुछ पेश किए गए वो ब्लड स्टेन थे या नहीं थे, और ये जो इंजरीज हैं, ये तो मैं हमारी सजेशन ये है कि ये जो है क्लाशनकोफ से नहीं है, बल्कि फिलहाल वो कहेगा हाँ जी क्लाशनकोफ से नहीं है, ये किसी और क्योंकि क्लाशनकोफ की गोली, 7mm की गोली, हर जो बुलेट्स है उसकी अपनी अपनी, जैसे 12 बोर का होता है वो शरे वाली होती है, तो दूर से भी लगे तो उसकी जो बाउंड होता है उसमें उसकी में फर्क होता है। लिहाजा
वो बेहतर तौर पे मेडिकल ऑफिसर जो है वो सबसे अहम गवाह होता है, करॉपरेट करता है, वो आपको मतलब फायदा पहुंचा सकते हैं। अब इसके बाद आ जाता है, जब आप मेडिकल के बाद आ जाते हैं, फिर आ जाते हैं आईओ के पास। फिर आ जाते हैं आईओ के बाद, आईओ मीन इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर। अब उसने ना वो सारा ए से जी तक, यानी उस एफआईआर से लेके 161 के स्टेटमेंट से लेके और सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट से लेके और सारी इन्वेस्टिगेशन की होती है, वो आके बयान देता है। फिर आपका क्योंकि दिफा बना होता है, आप जहां समझते हैं कि आईओ ने हैंकी पैंकी की है, हैंड इन ग्लव हो गया है मुद्दई के साथ या उनके गवाह के साथ, आपने वहां उनको शेक करना है कि जी ये देखें आपने फलां जगह पे तो ये था, आपने ये क्यों नहीं किया, आप मौके पे किस वक्त गए, आपको एप्लीकेशन किसने दी, वो एप्लीकेशन आपको मौके पर दी गई, वो एप्लीकेशन आपको थाने पर दी तो वो किसने लिखी थी। तो मैं आपको केस ला दूंगा कि अगर कोई माहिर या एक्सपर्ट बंदा, कोई जैसे क्लर्क हो गए, हम लोग हो गए, अगर उससे एप्लीकेशन लिखवाएगा तो ये समझा जाएगा कि वो उसकी जो है ना उसकी सैंक्टिटी बढ़ जाती है, चूंकि उसको मामलात का ज्यादा पता है, वो लेमैन आदमी है और वो उसमें कंसल्टेशन और डेलिब्रेशन आ जाती है, तो वो उसकी अहमियत और सैंक्टिटी जो है वो ज्यादा बढ़ जाती है। इस वजह से आपने एफआईआर की बुनियाद इतनी मजबूत बनाई है और आपने जानबूझकर उनको फायदा देने के लिए सारी की सारी कहानी जो है वो मुरतब की है। तो ये इस तरह से आपने पूरे का पूरा आईओ के साथ वो करना है। इसको मिटाओ जी जी मैं आपको अरे भाई अगर कोई आईओ की डेथ हो जाती है तो उसके लिए आप सानवी दरखास्त देंगे, दरखास्त हाँ जी। द पर्सन हु नोज हिम, नोज ये नहीं है कि अगर वो फलां का फलां है, वो नहीं, जो उसके साथ काम करता रहा, जो उसकी हैंड राइटिंग को पहचानता हो, जो उसके साथ जो ये जानता हूँ कि ये भी उसी की हाइड राइटिंग है और मैं जानता हूँ कि ये उसी की, जैसे हम अक्सर औकात दीवानी उसमें कोई फौत हो जाए गवाह, कोई इकरारनामे का या फिर उसका इंतकाल का, उसके भांजे को बुला लेते हैं या उसके भाई को बुला लेते हैं या किसी और को, वो आके वेरीफाई करता है कि जी बिल्कुल ये उसकी थंब इम्प्रेशन है या उसी के दस्तखत है, मैं उसके साथ काम करता रहा हूँ। या ऐसे अक्सर औकात जो है वहाँ वसीका नवीस वगैरह या जो राइटर है, कॉपी राइटर, वो भी आ जाते हैं, तो वो उसको कराबरेट करने के लिए वो बंदा सानवी शहादत के तौर पे आके कराबरेट करेगा कि ये वाकई उसी की इन्वेस्टिगेशन थी और मैं उसको इंडोर्स करता हूँ कि ये उसी था। वो बार डिफेंस काउंसिल जो भी उस पर फिर चला जाए। सर वैसे इसमें मेरे ख्याल से ज्यादातर एसएचओ को बुलाते हैं क्योंकि वो तो पेश करता है ना उसको फॉरवर्ड करने के लिए, तो एसएचओ आता है, वो कहता है कि हाँ जी ये था, मेरे थ्रू किया है, तो ये मैं इसको ऑन करता हूँ कि ये बंदा यहाँ पे हमारे था। जी ऐसे सीन होता है, ऐसे हो जी जी। अब सर उसमें लास्ट में हम जो है ना फिर आ जाते हैं 342 के स्टेटमेंट पे। ये बड़ा मटेरियल होता है, ये वो दिफा होता है जो एक अक्यूज अपना स्टांस लेता है इन द शेप ऑफ सजेशन। जैसे हम लोग आखिर में सजेशन, ये बात गलत है कि ये हुआ ही नहीं हुआ, इसमें मैनिपुलेट करके हमें शामिल किया गया है, मैं शामिल ही नहीं हूँ, मतलब इस तरह की वो सजेशन लेता है। 342 के स्टेटमेंट में आप रोजाना माशाल्लाह पेश होते होंगे, वो सारी की सारी एविडेंस जो प्रोसिक्यूशन थी इन द शेप ऑफ ओरल, इन द शेप ऑफ डॉक्यूमेंट्री, इन द शेप ऑफ रिकवरीज, इन द शेप ऑफ मेडिकल एविडेंस, वो सारी की सारी उसको पुट एफएसएल की रिपोर्ट, वो सारी उसको पुट की जाती है कि इन द प्रोसिक्यूशन एविडेंस, ये सारी की सारी आएंगे। वो फर्दर कहते हैं कि इट इज करेक्ट दैट इट इज एन एविडेंस इन सच एंड सच टाइम एंड सच टाइम एंड प्लेस, यू अलोंग विद सच एंड सच वर पासिंग थ्रू द फला, यू हिट द फला एंड ही इज कमिंग टू डेथ लेटर ऑन। ये करेक्ट है, वो कहेगा नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं, फिर कहेगा नहीं वो एफआईआर हुई है और उसके बाद मेडिकल हुआ है। ये सारे के सारे क्वेश्चन पुट किए जाएंगे और आप कुछ अपनी उसमें कहना चाहते हैं, वो तकरीबन 8-10 सवाल जो कोर्ट आपको बना के देती है उसका जवाब, और आपके पास अगर कोई स्टांस है, ऐसा स्टांस है, कोजेंट रीजन है, इवन कि आप 365F में भी लिखा हुआ है कि आप उसको रिटर्न सूरत में भी उसका दफा की सूरत में जैसे हम जवाब दवा देते हैं तो वो भी आप जमा करवा सकते हैं। इसमें कोई कदर नहीं है कि वो सवालनामा बनाए और आप यस नो करते जाएं, इट इज इनकरेक्ट, आई डोंट नो, और जो भी है। और वो गवाह का भी होता है कि भी गवाह ने आपके खिलाफ क्यों स्टेटमेंट दिया, तो आप कहेंगे जी जो एमिकेबल थे वो इनके साथ, चूंकि उनके भाई हैं, एक चचा है, एक कजन है, इस वजह से दिया, कोई इम्पार्शियल विटनेस हैज नॉट बीन साइटेड इन दी चालान, और कोई भी बाहर का गवाह जो है वो नहीं लाया गया, लिहाजा इसका जो कहानी है इंटायर वो डाउटफुल है, इस पर ये इसकी कहानी जो हम डिस्कार्ड करते हैं, इसको नहीं मानते।
और आखिर में कहते हैं वो 340 में जाएंगे या 342 में जाएंगे। तो वो 340 जो है ना, आपको पता होगा कि ये जो ओथ पे है, ये ओथ पे है और ये ओथ पे नहीं है, जिस पे नो ओथ है। इसमें 340 में मैंने तो अपने 20 साल की प्रैक्टिस में कभी भी ओथ पे नहीं गया मैं, क्योंकि हमें सिखाया गया था या पढ़ा गया था, जो मैंने अपनी उसमें सीखा था कि ये एक ऐसा वेपन है जो कि यहाँ से बर्डन शिफ्ट हो जाता है। 340 पे आप पे बर्डन शिफ्ट हो जाता है और 342 में बर्डन आप प्रोसिक्यूशन पे रखते हैं कि प्रोसिक्यूशन ऑलवेज हैव टू प्रूव द केस बियॉन्ड एनी डाउट, शैडो ऑफ डाउट। उसी ने साबित करना है कि ये वकूआ हुआ है। और 40 में जाएंगे तो फिर बर्डन शिफ्ट कर जाएंगे। और 40 में कहाँ जाते हैं? अब 40 में वहां जाते हैं जहां आप प्ली ऑफ एलिबाई लेते हैं। आप एक ऐसा रीजन हो आपके पास, प्ली ऑफ एलिबाई लेते हैं कि जी एट द टाइम ऑफ अकरेंस के जब 5:40 पे हुआ था, मैं तो जनाब उस वक्त जो था, मैं तो शेख ज़ैद हॉस्पिटल में था, या मैं उस वक्त जो है वो थाना जो है वो इकबालाबाद में था। आपने फिर उसको साबित करने के लिए अपने गवाह साबित करने हैं, आपने अपने गवाहों को ये शेख ज़ैद वाले जो एंट्री है, जो डॉक्यूमेंट की सूरत में, लाजमी बात है वो डॉक्यूमेंट की सूरत में होगी, उसको साबित करना है। उसको अगर उसका रिकॉर्ड आ जाता है, उस बंदे को लेके आ जाते हैं, पुट करवाते हैं, क्रॉस एग्जामिन करवाते हैं, तो फिर जो है आप 540 में तो जाएं। अदरवाइज हम कभी भी आपको सजेस्ट नहीं करेंगे कि 540 का रिस्क कभी भी ना लीजिएगा। गवाह कहें, अपना आपका मुलजिम कहना है जी मैं तो था, क्या नाम था, मैं तो था, हाँ मैं तो 4 गवाह दे सकता, 5 गवाह दे सकता। आप कहेंगे मैं तो उसने 4 गवाह दिए, मैं 6 गवाह ला के देता हूँ एफिडेविट की सूरत में, तो उसकी ओरल असर्शन की कोई वैल्यू नहीं जब तक कि आपके पास कोजेंट रीजंस ना हो। लास्ट टाइम हमारे पास एक नारकोटिक्स का केस था, तो वो बंदा जो है 7:40 में एक होटल में रहा और ठीक 9 बजे ही वॉज एप्रीहेंडेड। तो हमने उसको बाकायदा तौर पे उसका जो होटल का रिकॉर्ड है वो समन किया, रिकॉर्डिंग हमने समन करवाई। हमने कहा जी वो तो उस वक्त वहां पर मौजूद था, ये कैसे हो सकता है? ये कहते हैं जी 5:40 में एंट्री करता है और वो कहते हैं कि 4 बजे उसको हमने अपने उसकी वाइफ के साथ को मतलब फला जगह पे ये कॉन्ट्राबैंड लेते जाते हुए पकड़ा है, वो कैसे? तो वो उस पॉइंट पर, इसी एक पॉइंट पर कि हमने उनको पेश किया, उनको मैनेजर ने क्या स्टेटमेंट दिया, उसको जज साहब ने वेटेड लिया और जज साहब ने उनको इसी पॉइंट पर जो है वो बरी कर दिया। अब सर वो ना एक और क्वेश्चन, सेल्फ डिफेंस की प्ली भी इसी जगह पे लेते हैं 340 240 प्ली में सेल्फ डिफेंस। अदनान भाई, पहली बात तो ये है, ये जो क्वेश्चन है ना, ये इतना अहम, वो इतना ज़बरदस्त है। 20 साल की प्रैक्टिस में मैंने किसी सीनियर को सेल्फ डिफेंस लेते हुए नहीं देखा। और ये भी कि आपको तलकीन करूंगा कि ना लीजिएगा, आप तो साबित कर बैठे हैं ना। जी जी, वो तो माना तो है, आपने साबित कर बैठे हैं, आपने प्रेजेंस मान ली है कि मैं उस जगह पर था। जब आपने मान लिया, फिर आपके पास अदर कामनात के ऐसे थे जिनकी बुनियाद पर आप ये साबित करने में कामयाब हो गए हूँ कि वाकई ये मेरी वजह से नहीं हुआ, उसकी वजह से हुआ है, या उसने मुझ पर इतना मुझ पे आया कि मुझे लाजमी या मजबूरन ही करना पड़ा, तो फिर तो आप ठीक है। अदरवाइज कभी भी इस तरह का रिस्क मत लीजिएगा, कभी भी हम आपको नसीहत नहीं करेंगे कि ये मैंने आपको सर देखें, ये मैंने इसलिए चार्ट पर और ये सारे नक्शे और ये मैं आपको एक ना वो रियलिटी दिखाना चाहता था। रियलिटी मतलब बातें होती हैं आपके जहन में, जब आपके मतलब रोजाना बैठे और रोजाना आप अपने साथ कोई ना कोई वकूआ बनाए और आप ये सोचें कि मेरे साथ ऐसे हुआ है कि घर में बैठा हूँ और 4-5 बंदों ने ना आके अटैक कर दिया है और मैं जनाब इंजरीज ले गई हैं। अब मैंने किसको फोन करना है? पुलिस को। पुलिस आएगी, वो रफ स्टेट बनाएगी, आपकी FIR होगी और इन्वेस्टिगेशन शुरू हो जाएगी। तो रोजाना इस तरह का वकूआ अपने साथ बनाए, कोई 452 का बनाए, आप 458 का बनाए, 392 का बनाए, आप जो है वो 337 का बना लें। रोजाना के मामलात में तो इसी किस्म की चीजें जो है वो हमें आड़े आती हैं। तो ये कहें कि जी आपके पास किताबें बहुत सारी होंगी, आपके पास जरा के लिए 100-20 किताबें मिल जाएं, वो बेचने के लिए तो उनकी किताबें ठीक हैं, वहां से बेचने के लिए किताबों सही है, थोड़ी थोड़ी गाइडेंस आपको मिल जाएगी। लेकिन ये जो है, जब तक आप अपने आप पर इस चीज को सवार नहीं करेंगे, उस नक्शे को सवार नहीं करेंगे जहाँ वकूआ हुआ है, जय वकूआ का, उस थाने की प्रोसीडिंग को अपने पास सवाल नहीं करेंगे, उस मेडिकल की प्रोसीडिंग को अपने आप पे सवाल नहीं करेंगे, उस IO जो आना है जिसने उसको कोऑपरेट करना है उसको सवाल नहीं करेंगे, आप कभी भी अच्छे वकील नहीं बन सकते। ये मतलब मैंने नटशेल आपको इस तरह से दिया है। और आप ये कहें कि जी मैं आपको ये कहूँ कि जी एक मतलब क्योंकि मुख्तलिफ नेचर हो सकती हैं कि जी एक गवाह आया है तो मैं कहूँगा जी किस वक्त आए थे, कहाँ से आए थे, क्या खा के आए थे, मोटरसाइकिल कौन सा था,
इस तरह के सवाल जो है ना वो बनेंगे उस वक्त जब आपके सामने मुकम्मल की मुकम्मल एक फाइल होगी। मेरे पास एक सुई का केस था, मैं आपको थोड़ा सी एक मिसाल देता हूँ। उसमें बिल्कुल ये प्रॉपोजिशन थी रिक्शे वाली। अब जब आयु आया ना सर, आयु आया, उसने कहा कि मैं लाश को वहां ले आए, डेरे पे ले आए, और फलां बंदे जो है ना पुलिस को बुलाया, वो वहां पर मौके पे आया, हमने फलां बंदों के जरिए उसको फलां भिजवा दिया। भिजवाने के बाद जनाब उसका पोस्टमार्टम हुआ, फिर हमने तस्लीम कर दी। लेकिन जब वो आयु आया, उसकी जो जिंदगी लिखी हुई थी उसके बिल्कुल मुखालिफ था। उसने कहा जी जया वकुआ 15 किलोमीटर पर, मुझे उसने फोन की, मैं उधर गया, हमने बगैर FIR दर्ज किए हुए उसको लिया और साथ में जो है ना 45 किलोमीटर डेरा बुकी था वहां ले गए और पहले उसका पोस्टमार्टम करवाया। पोस्टमार्टम करवाने के बाद फिर हम आए और रात के 8 घंटे के बाद फिर हमने फिर FIR लिया। ये वाला वर्षन जो था ना मुदई ने लिया ना उसके गवाह ने लिया। गवाह तो कहते थे कि हम उसको अपनी बैठक में लेके आए, वहां रखा, एक बंदा पुलिस को इतला दे के आया, वो इतला देने के बाद बंदा आया इधर, पुलिस वाला इधर हमारा बयान लिखा, FIR तैयार होने के बाद हमने इसको भिजवाया। तो जो मेडिकल जो है फौजदारी कार्रवाई में या फौजदारी प्रोसीडिंग में आप बेनिफिट ऑफ डाउट का हमेशा नाम सुनते होंगे। बेनिफिट ऑफ डाउट यही है। एक जो मुदई है वो कुछ कहता है, देखा है, मुदई कहता है कि जी हम फलां जगह से आए, फलां जगह पे इतने मिनट पे आए, हम वो पाए फलां। आपका गवाह दूसरा जो है वो उसको कंट्राडिक्ट कर देता है, वो इम्प्रूव कर देता है। तीसरा जो गवाह है वो और उसको इधर उधर चला जाता है। और मेडिकल जो एविडेंस है वो कहते हैं कि नहीं जी क्लाशनकोफ की गोलियां नहीं है, तो जनाब फला की गोलियां हैं। अच्छा, और रिकवरी जो है ना वो इन द शेप ऑफ क्लाशनकोफ की नहीं होती, वो पिस्टल की होती हैं। तो जो इससे बड़ा बेनिफिट ऑफ डाउट क्या होगा? और वो आपने सुना होगा कि slightest benefit of doubt always goes to the accused. अब सर ये जो जरा का कंसेप्ट है सर, ये कितना मटेरियल होता है कि अगर हम खुद लेके गए या पुलिस खुद लेके गई, अगर हम खुद लेके गए क्या वो ऐसे हो जाएगा कि हमने कोई बुक की है स्टोरी, ऐसा कुछ ऐसा बन जाता है? स्टैंडर्ड हो गया ना। देखिए ना, अब मैं कहता हूँ कि जी बकुआ हुआ है 6 बजे और हम पुलिस को इतला दे रहे हैं 8 बजे और थाना रुकनपुर से उसकी ज्यादा से ज्यादा 5 km उसका सफर है, 5 km है। 6 बजे वकूआ होता है, 5 किलोमीटर का फासला आप 10 मिनट में लगा लें, आप 15 मिनट में लगे, आधा घंटा लगा लें, लेकिन आपने पुलिस को इतला नहीं दी और आप 2 घंटे की इस कैब से उसको जो है ना वो इतला दे रहे हैं। इसका मतलब यह है कि आपने प्लांट करके, आपने डिसऑनेस्टली जो असल आपके रियल कल्प्रिट्स हैं आपने उसको शामिल नहीं किया, बल्कि ऐसे बेगुनाह लोगों को शामिल किए हैं जिसका आपके साथ कोई बनने का रोला हो, या आपके साथ कहीं उसके हॉट वाट एक्सीडेंट हो गए हो, या आपके साथ कोई और होगा, या एक ने किया होगा तो 6 और भी शामिल कर दिए होंगे, एक को शामिल किया तो 6 और भी शामिल कर दिए होंगे। अब मैं आता हूँ सर, ये तो मैंने कंक्लूड किया। एक छोटा सा, अब एक बंदा है वो शदीद जख्मी हो जाता है, ठीक है, मेरा रिलेटिव है, मेरा भाई है, तो वो जख्मी हो जाता है, इतना शदीद जख्मी, मैं चाहता हूँ कि इसको हॉस्पिटल ले जाऊँ, उधर जाके इसका इलाज मुआवजा हो, शायद बच जाए, मतलब है बहुत ज्यादा इंजर्ड, ठीक है, लेकिन वो रास्ते में मर जाता है, तो प्लीज उसका मतलब वो कितना, ये भी फैक्टर है कि मैं उसको लेके जा रहा था तो उस जाते हुए रास्ते में वो मरा या फिर नहीं, वो ऐसी बात नहीं है, वो ऐसी बात नहीं। अक्सर आपने आप माशाल्लाह फौजदारी करते हैं, आप सीखे भी होंगे, उसमें अक्सर ये होता है कि कुछ लोग इस तरह की हालत में 111 2 या किसी उसमें ईदी के जरिए शब के साथ यार बंदे को यही होता है कि इसकी जान बच जाए, तो वो उसको जो है ना सबसे पहला कोशिश ये होकर उसको वो हॉस्पिटल पहुंचाएं, सबसे पहला हॉस्पिटल पहुंचाएं और वहां पुलिस को इतला दे दी जाती है। और अक्सर आपकी FIR में लीजिए कि इस वक्त मुझे फला बंदे ने ये इतला दी कि मैं इस वक्त मैं फला जगह पे मौजूद हूँ, जिसको इस तरह से इंजर्ड काज किया गया है, घर पर मौके पे आया हूँ, मौके पर मैंने उसका बयान लिखा, बयान लिखने के बाद अब मुझे पता चला कि उसकी ना डेथ हो गई या उसकी सर्वाइव कर गया, तो 324 वो कार्रवाई उस वक्त होगी, लेकिन वो FIR होने से पहले की कार्रवाई है। वो उसका बयान जो है वो वहां पर हॉस्पिटल में लिखेगा, अगर वो सर्वाइव कर गया, अल्लाह करे सर्वाइव कर गया, अल्लाह करे, तो वो उसका बयान उसी मनोवन लिखने के बाद जाके वो रपट रोजनामचे में जिक्र करेगा। क्योंकि मेरा टॉपिक ये है, रपट रोजनामचा पुलिस के पास 25 रजिस्टर होते हैं, कितने होते हैं? 25 रजिस्टर होते हैं जिसमें पुलिस कार्रवाई करती है। सबसे अहम कौन सा रजिस्टर होते हैं? 2, रजिस्टर नंबर 2 रपट रोजनामचा, जिस पर आप 492 की दायर करें ना,
तो जाके आपका बैल सबसे ज्यादा छापा मारता है उसी रपट, क्योंकि उसमें जैसे बंदा पकड़ा जाए, कोई भी बंदा पकड़ा जाए, कोई भी बंदा किसी किस्म की जो हिलजुल है, जितनी भी मूवमेंट है, वो रपट रोजनामे के जरिए कहते हैं। वो है रजिस्टर नंबर 2। रजिस्टर नंबर 2 वो रजिस्टर है सबसे ज्यादा अहम है। इसके बाद रजिस्टर नंबर 9 इतलाई है, उसके बाद रजिस्टर नंबर 19, रजिस्टर नंबर 19 और रजिस्टर नंबर 22, ये 4 ऐसे रजिस्टर हैं जो सबसे ज्यादा अहम है। अगर वो आप फौजदारी मतलब के वकील बनेंगे तो उन रजिस्टर जो 25 हैं उन पर भी आपको अबूर हासिल होना चाहिए, क्योंकि इनका भी उनके साथ सबसे ज्यादा उसकी रेलिवेंसी है। अच्छा सर, मैं ये तो बातें चीजें तो सिर्फ इब्तिदा में करनी चाहिए थी, लेकिन मैं जो जरा का जो कंसेप्ट है, आप माशाल्लाह हम सब मुसलमान हैं अल्हम्दुलिल्लाह, जो कंसेप्ट है वो कहाँ से पैदा हुआ है? मशीन भी आप बताएं। Yes, yes, yes. I'm going to. वो तो वो है, मैं आपको कुरान से साबित वो हवाला देता हूँ। सूरह यूसुफ का यार मैं आपको ना एक नसीहत और करने जा रहा हूँ। अल्लाह पाक मुझे तौफीक देगा इंशाल्लाह। मेरे भाई बैठे, मैं आपसे वो उस वाला तो प्लेज नहीं करता, तो मैं इंशाल्लाह वाला जरूर करूँगा, वो योशीन को पता है। इंशाल्लाह मैंने ढूंढा लेकिन मिला नहीं है। अगर आप, ये तो हमारी दुनियावी बातें हैं ना, अगर आप सही मुसलमान इंसान वकील दुनियावी रोजाना ना एक सफ़ा आप कुरान का पढ़ें, एक सफ़ा कुरान का पढ़ें, साथ में उर्दू का तर्जुमा पढ़ें, और अगर उसके साथ आप इंग्लिश वाला कुरान हो, जो मेरी ख्वाहिश है इंशाल्लाह अगर यहाँ पे कोई मिलता नहीं है जो मेरे थे, वो अपनी दुकान बंद हो गई है, तो मैं इंशाल्लाह आपको ज़रूर इंशाल्लाह, ये मैं आपसे मैं प्लस करता हूँ इंशाल्लाह अगर वो एक सफ़ा रोज़ाना पढ़ें आप दुनियावी एतबार से भी और दीनी एतबार से भी, यकीन करें आप कहीं से कहीं पहुँच जाएंगे। ये मैं आपसे मतलब इतनी बड़ी बात कर रहा हूँ। आप सूरह यूसुफ का जो है वो है, सूरह यूसुफ है, उसकी आयत नंबर है 27 और 28, 27 और 28 जो कंसेप्ट लिया गया जो कुरान में दिए गए हैं और वो दिया गया है, जिसका मैं तर्जुमा आपके सामने पढ़ देता हूँ कि यूसुफ ने कहा कि मुझको अपनी तरफ मायल करना चाहा था। उसके कबीले में से एक फैसला करने वाले ने फैसला किया कि अगर उसका कुर्ता आगे से फटा हुआ तो ये सच्ची और यूसुफ झूठा। कमाल नहीं है सर, रोंगटे खड़े करने वाली बात नहीं है। और उसके बाद वो कहते हैं अगर ये कुर्ता पीछे से फटा हुआ तो ये झूठी और वो सच्चा। जब उसका कुर्ता देखा तो पीछे से फटा हुआ था, तब उसने जुलैखा से कहा कि ये तुम्हारा ही फरेब है और कुछ शक नहीं कि तुम, ये मैं आगे नहीं पढ़ता, फरेब बड़े भारी होते हैं। ये वो कंसेप्ट है जरा कि एट दैट टाइम व्हेन यूसुफ एंड जुलैखा वाज इन रूम, वो अजीज की बीवी थी, वो चाहती थी यूसुफ अलैहिस्सलाम माशाल्लाह में तो नाम लेते हुए, तो वो जब ऐसा वक़ूआ हुआ, आपने वो तफसील से पढ़ेंगे पढ़ा होगा काफी मेरे भाइयों ने, ये जो जरा का कंसेप्ट है ये वहीं से पैदा हुआ है, जो प्रूडेंट माइंड थे लोगों ने, वरना तो एक सेकंड की बात है, वो कमरे से निकली, उसका वो चौक था, तो कहने वाले हम जैसे लोग कहते थे कि ही ना कर था, लेकिन वो प्रूडेंट माइंड थे इतने, मतलब मैं कमाल है कि उसने कहा नहीं देखो कि अगर उसका कुर्ता आगे से फटा हुआ है तो फिर इसका मतलब है कि फिर इसका कसूर है, अगर वो पीछे से फटा हुआ है तो फिर उसका कसूर है। ये जरा का जो कॉन्सेप्ट बेसिक कॉन्सेप्ट है वो क्रॉस एग्जामिनेशन का, वो सूरह यूसुफ की आयत नंबर आप है 27 और 28, अगर इसको पढ़ लेंगे, वैसे तो पढ़ना मैंने इसीलिए कहा है कि आपको अगर एक सफ़ा रोजाना पढ़ना चाहिए, कुरान का एक सफ़ा पढ़ेंगे और साथ में उर्दू पढ़ेंगे और साथ में इंग्लिश पढ़ेंगे, वो हम अल्हम्दुलिल्लाह रोजाना करते हैं। आपकी इंग्लिश जो है ना और उर्दू को तो कमाल की होती है माशाल्लाह, ज़ाहिर है कुरान का तर्जुमा है, और जब इंग्लिश उसके साथ पढ़ेंगे आप, वो कमाल की इंग्लिश है सर, और वो इफ्तार का हुआ तो इंशाल्लाह मेरा वादा है कि जब मैं आपको जरूर मैं आपको तोहफा दूंगा इंशाल्लाह, उस सूरत में कि हम आपके दिलों में हमेशा रहें इंशाल्लाह, इस सूरत में कि आपको वो तोहफा देंगे इंशाल्लाह, क्योंकि वो यहाँ पर वो मोहम्मदी जो था वो ख़त्म हो गई है, तो मैं काफ़ी उससे मतलब लिए अपने दोस्तों को जो है वो। अच्छा सर, मैंने काफ़ी लेंथ में ना सर आपको
ये चार्ट के जरिए मतलब तकरीबन आपके जहन में एक स्केच बन गया होगा, और जब आप जरा जरा करेंगे ना, यकीन करें शायद मैं आपको याद आ जाऊं कि खान साहब ने ऐसे कहा था, ऐसे कहा था, आप कम से कम 20, 25, 30 सवाल को ऐसे जो है करके चले जाएंगे। वेलकम सर। अच्छा सर, ड्यूरिंग द क्रॉस एग्जामिनेशन जो मैं तकरीबन समझ करता हूँ, हमारे इंतहाई मौजूद जज सामान जो है अपनी सीट पे आ गए हैं, जो आपने जो ड्यूरिंग द जरा जिन चीज़ों से अपने आप को एब्सटेन रखना है, जो नहीं करनी, क्योंकि वो बात फ्लूंट में बंदा ऐसी कई चीज़ें बोल जाता है, कह जाता है, क्रॉस एग्जामिनेशन के बाद बंदा का दिमाग जो है कहीं से कहीं होता है, तो वो इस तरह सी चीज़ें जो हैं जो आपने नहीं करनी, उसमें सबसे जो पहली चीज़ है ना सर, वो ये है कि आपने बिला मकसद जरा नहीं करनी। अपने क्लाइंट को खुश करने के लिए कोई इस तरह की जरा कि उसका गुस्सा और पाँव उस फैक्ट से, उस लॉ से जो आपके सामने है इन द शेप ऑफ जुडिशियल फाइल की सूरत में या आपके साथ पुलिस की जिम्मेदारियों की सूरत में, आपने बिला वजह बिला मकसद जो है वो क्रॉस एग्जामिन नहीं करना। दूसरी बात यह है कि आपने तवील जरा नहीं करनी। आपका काम 1-2 सेंटेंस में जब आप समझें कि मेरा काम पूरा हो गया है, मेरा मकसद पूरा हो गया है, आपने अपने आप को रिस्ट्रिक्ट कर लेना है कि आप इसके बाद अब वजह नहीं बनती कि मैं उस बंदे पर अब जरा करूँ। जो मकसद था आपका वो पूरा करने के बाद ऐसा ना हो कि अगला सवाल आप ऐसा कर दें जो आपकी पिछली मेहनत है, वो आधे घंटे की आपकी तबासमाई है, उस पर पानी फेर दें, वो आपने नहीं करनी। इसके बाद एक छोटा सवाल है। जी जी सर। अगर मेरा पहला सवाल है, जो बंदा आता है उससे मैं पूछता हूँ क्या आपने पुलिस वालों को कोई बयान दिया, तो वो कहता है नहीं, कभी कभी फ्लो में कह जाते हैं, तो फिर उसके बाद कोई मेरा सवाल बनता है उससे? मेरे ख्याल में तो नहीं बनता उससे। अब अगर वो कहता है, आपने कहते हैं कि आपने पुलिस वालों को स्टेटमेंट दिया था, वो कहता है कि मैंने पुलिस वालों को कोई स्टेटमेंट नहीं दिया था, तो ज़ाहिर है उसने स्टेटमेंट तो 161 की सूरत में दिया होगा। जब आपने उससे पूछ लिया कि कोई स्टेटमेंट नहीं दिया, मेरे ख्याल में अगले सवाल की फिर आपसे गुंजाइश नहीं आती। फिर आप फिर हालात वाक़यात के मुताबिक चूँकि दो अगले गवाह की सूरत में प्रोसिक्यूशन ने इन द शेप ऑफ कंप्लेनेंट इन द शेप ऑफ अदर एविडेंस आपने इस तरह के सवाल करने हैं जो उनसे रिलेटेड हों, उन चीज़ों से रिलेटेड हो, तो इस चीज़ को जिसको आपने इधर अभी उससे पूछ लिया वो फिर आप ना पूछें। काशिफ भाई थैंक यू वेरी मच। किसी ने और कोई सवाल करना हो तो किसी ने सवाल करना है तो सर लाइव तो बनी है। आप सर उस पर ये माइक दे सर, माइक दे देंगे आप इधर आ जाइए। ये अरे मेरा क्वेश्चन है कि कोई सर्वेक्षण है 2001 से 2004, इसमें सर कहा गया है कि अगर आप जो मटीरियल अवेलेबल है सर उसके मुताबिक अगर आप क्रॉस नहीं करते तो इसका मतलब है आप एडमिशन कर रहे हैं। तो सर जिस तरह रिकवरी होती है तो रिकवरी के मुताबिक हम फिर क्या करें सर? रिकवरी तो ही होती है। आप थोड़ा सा सवाल फिर दोहराएंगे सर? ये अथॉरिटी है 2001 2004 के अगर आप 2001 2004 जी सर कि अगर आप जो मटीरियल अवेलेबल है जो उनका वर्षन है मुद्दई का प्रोसिक्यूशन का, अगर आप उसके ऊपर क्रॉस नहीं करते तो इसका मतलब है आप एडमिशन। बिल्कुल एडमिशन है, बिल्कुल। जब आप बिल्कुल ये आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि जब आप पर प्रोसिक्यूशन देखें ना, मैंने आपको पहले कहा कि प्रोसिक्यूशन की जो एविडेंस है इन द शेप ऑफ ओरल सूरत में, इन द शेप ऑफ डॉक्यूमेंट की सूरत में, इन द शेप ऑफ रिकवरीज की सूरत में, इन द शेप ऑफ मेडिकल की सूरत में, कॉरोबरेटेड पीस ऑफ एविडेंस है ना। दूसरी एक तो ओरल एविडेंस के होते हैं, तो कॉरोबरेटेड अगर आप उसको शेक नहीं करते, आप उस पर जरा नहीं करते उस पॉइंट पर, प्रोसिक्यूशन के उस पॉइंट पर, तो ये इक्वल टू अमाउंट ऑफ एडमिशन है और वो फैटल है आपके लिए।
तो सर अभी ये सिखाया जाता है कि आप रिकवरी के मुताबिक सवाल है लेकिन नहीं, आपको नहीं, किसने कहा है आपको रिकवरी पे सबसे corroborated piece of evidence? मैंने आपको कहा कि हर वो रिकवरी जो आर्टिकल 40 के तहत होती है corroborated piece of evidence के तौर पर आपके खिलाफ इस्तेमाल होती है। आप 302 में खड़े हैं या 337 पे खड़े हैं, कोई छुरी, कुल्हाड़ी, डंडा जो भी रिकवर होता है, तो आपने उसकी रिकवरी को शेक करना है कि रिकवरी प्लांटेड है, आपने उसको शेक करना है ना कि प्लांटेड है। सजेशन बहुत करके करना है या नहीं, आप उसको देखिए ना। अब रिकवरी के बारे में बकुआ है 8/6/2022 का, 8/6/2000 रिकवरी होती है 8/8/2000, 2 महीने के बाद। अगर आप लोग कहते हैं, वो पुलिस वाले कहते हैं कि जी हमने इसको गिरफ्तार किया, फलां टाइम हम थाने से निकले, फलां जगह पर पहुंचे, इसने आगे चलता था खुद छुरी अपना खजूर के नीचे से इसने दरामदी और फलां फलां अपने कपड़े जो है ना बरामद करके दिए। अब आपने सवाल तो ये करना है ना उसे कि भी आप जो रिकवरी का गवाह है कि जी आप कहाँ थे, किधर थे, कहाँ थे, कैसे गए थाने वालों के पास, वहां से आपने किसको एसोसिएट किया, किस चीज पर आए, आपके साथ और कौन था, पुलिस वाले थे, नहीं थे, किस वक्त पहुंचे, मौके पर गए, उसकी डायरेक्शन पूछी, क्योंकि नक्शा मौका जो मौका रिकवरी का होता है वो भी बनता है। आपने उसकी वो मद्देनजर रखकर उस पर जरा करनी है, क्रॉस एग्जामिन करना है कि ये जो आप आपसे डायमेंशन पूछते हैं, रिकवरी वाली जगह की डायमेंशन पूछते हैं, उससे नक्शा मशरिक मगरब पूछते हैं। अब मशरिक मगरब में जो उसके नक्शे के मुताबिक जो दिया गया पुलिस का वो और है, लेकिन वो कहता है कि नहीं मशरिक में तो कोई घर है, मगरब में उसके जो है वो रास्ता है, और इधर जो है वो गली है, और इस तरफ फलां जो है वो अमजद का घर है नक्शे के मुताबिक। लेकिन वो कहता है कि नहीं जी इधर वो नहर है, इधर जो है वो रास्ता है, इधर किसी और का घर है, तो इसे क्या मान लिया जाएगा? इसका मतलब है कि ये जो नक्शा मौका है ये प्लांटेड था, ये रिकवरी प्लांटेड थी, ये सारा कुछ पुलिस वालों ने थाने पर बैठ के सारी कार्रवाई की है। अगर मौके पे होता तो ये मौजूदगी में होता तो ये उसकी जो डायमेंशन है, जो उसके हदूद तक है, ये बिल्कुल ठीक तौर से बता दिया। सर इसका ऐसे भी हो सकता है ना कि ना अगर वो पेटी उसने वहां से बरामद करा गई, हम उससे ये पूछ सकते हैं, आपने बताया कि ये छुपी हुई नहीं, ये ओपनली पड़ी थी और वो विसिनिटी है, उसमें लोग भी रहते हैं, बच्चे भी हैं, तो अगर ओपनली पड़ी है तो कोई भी उठा सकता है। यस सर, ये बल्कि मैं आलम भाई के साथ मेरा केस भी है और इसी तरह 302 का था। तो उसने गवाह ने कहा कि हमने जब देखा, उससे मैंने वो भी पूछा, तो उसने कहा कि उसने डिक्किया ईंटों के नीचे से पड़ा हुआ था। तो मैं फिर जब उससे पूछा कि यार आपके साथ उस घर में और कौन कौन रहते हैं, उसने कहा कि वहाँ पर उसकी वालदा भी रहती है, 4 भाई भी रहते हैं। मैंने कहा जो जहाँ से रिकवरी है वो उसकी कंपाउंड के सहन के बिल्कुल नजदीक है, वो एसएस में है। उसने कहा हाँ जी बिल्कुल, वहाँ से आते जाते ना हर बंदा देख सकता है कि जनाब एसएस में है उसकी, तो वो देख भी सकता है। अब देखें ना, एक प्रूडेंट माइंड जो देखने वाला है कि जो ऐसी चीज जो छुरी की सूरत में या उसके ब्लड स्टेन कपड़ों की सूरत में उस कंपाउंड के अंदर किसी ढेर हो ईंटों का और उसमें पड़ी हो और वो किसी को नजर ना आए, ये अनबिलीवेबल है, इसको मतलब बिलीव नहीं किया जा सकता। जैसे अगर संदूक में है जी, उसने संदूक खोला, उसमें से निकाल के दिया, तो बंदा उस पर सवाल पुट कर सकता है कि उसको ताला लगा हुआ था, कि अगर ताला नहीं लगा हुआ तो उस घर में यही तो क्रॉस एग्जामिनेशन आपने यही तो पूछना है कि उस फैसिलिटी में, उस जगह पर इतने लोगों की मौजूदगी में ये अनबिलीवेबल है कि वो चीज़ जो वेपन है जिसको आप कहते हैं कि जी वो से उसने शॉट किया और वो बंदा कहीं और जगह पे नहीं उसको मतलब दबाता या उसको कंसील नहीं करता, वो आके घर में अपने संदूक में रख देता है। ये तो पॉसिबिलिटी नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है ऐसी चीज़। सर विद योर रिस्पेक्ट हॉस्टाइल विटनेस के हवाले से जो पैरामीटर्स होते हैं और एक्सपेक्टेड जी बिल्कुल, ये सर 150 आर्टिकल है कानून शहादत का। पहले मैं जैसे आपको अपना उसमें भी कह गया था कि कानून शहादत का क्रिमिनल ट्रायल के साथ या दीगर उसके साथ बहुत चोरी दामन का साथ है। कानून शहादत को अगर आप अपना लेंगे, डटा लगा लेंगे, अपने पल्ले बांध लेंगे उसकी एक सेक्शन आर्टिकल को, तो आप बहुत खूबसूरत वकील बन सकते हैं। 150 है आर्टिकल 150 कानून शहादत का। एक गवाह आता है, उसने 161 स्टेटमेंट दिया हुआ है और वो कोर्ट में आपका गवाह होता है, आप भले सारा तैयार करवा के जाते हैं, लेकिन कोर्ट में कहता है कि जी फलाफला का वो है, आई डिडंट नो अबाउट इंटायर एविडेंस जो है, मैं कुछ भी नहीं जानता, और प्रोसिक्यूशन उसी धड़ाम से गिर जाता है कि ये क्या जो बाहर मेरा था और अभी था। ये आप लाजमी बात है, लेकिन 150 के तहत फाजिल जजेस साहब बैठे हुए उस पर डिफेंस काउंसिल जो है, प्रोसिक्यूशन काउंसिल जो है, क्योंकि 494 में वही जरा करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ जो सरकारी वकील हैं वो जरा कर सकते हैं, प्राइवेट जो काउंसिल है वो जरा नहीं कर सकते। वो काउंसिल फिर उस पर अपना जरा करेंगे कि आपने तो फलां दिन वो फलां स्टेटमेंट लिखवाया था,
161 में आपने ये भी लिखवाया था, तो वो अपने से 5-6 सवाल पूछ लेते हैं कि भी ये भी लिखवाया था, ये भी लिखवाया था, तो उस लिहाज से उसको सर मेरा जो पहले सवाल था, मैंने पूछा कि मैंने उससे सवाल पूछ किया है कि आपने पुलिस को कोई बयान दिया है, वो मुस्तवीज है, वो कहता है मैंने बयान नहीं दिया। तो उसके बाद मेरा तो काम खत्म हो गया, मैं तो उससे सवाल नहीं पूछूंगा। क्या प्रोसिक्यूटर आएंगे कि इसको हॉस्टाइल डिक्लेयर करा के इसको दोबारा इसका बयान करवाएं? तो वो कंप्लेनेंट जो अपनी FIR से मतलब एक्सोनरेट हो रहे हैं, जी मैंने बयान ही नहीं दिया। बस नहीं, अगर बयान की हद तक देखिए ना, बयान और है, बयान होना और बात है। अगर वो कहता है कि जी ये आप जरा में अगर पूछते हैं कि मैंने बयान, उस वक्त वो इंटरप्ट नहीं कर सकते। अपनी चीफ में वो सारा बयान दे गए कि फलां वक्त मैं ये कह रहा हूँ फर्दर मेरे क्रॉस एग्जामिनेशन खत्म होने के बाद दोबारा उसको मतलब हॉस्टाइल डिक्लेयर करवा के वो दोबारा ला सकते हैं? नहीं सर, ऐसा नहीं हो सकता। वो वैसे उसकी तो स्टेटमेंट तो खत्म होगी ना 161। ये तो देखिए ना, क्रॉस आर्ट ऑफ क्रॉस है यही कि आपने उससे पहले सवाल में ये सवाल पूछ लिया कि आपने कोई स्टेटमेंट दिया था पुलिस वालों को। अगर वो कहता है कि जी मैंने कोई स्टेटमेंट दिया ही नहीं पुलिस को, तो आई थिंक कि उसकी सारी की सारी वो जो वेरोसिटी वो खत्म हो जाती है। उसका वो जो उसने बुनियाद बनाई होती है, जो उसने इमारत खड़ी करनी है, उसका वही FIR की सूरत में या उस कंप्लेंट जो जिसको मुरासला भी कहें या कंप्लेंट कहें की सूरत में, अगर वो उससे बेट्रे कर जाता है, वो उसको निगेट कर देता है, तो उसकी सारी की सारी धराम तख्ता वो खत्म हो जाती है। सर लीडिंग क्वेश्चन का क्रॉस एग्जामिनेशन में क्या रोल है? क्रॉस एग्जामिनेशन में तो कर सकते हैं, लेकिन आप चीफ जब करवा रहे हो 133 आर्टिकल 133 है, उसमें आप जब चीफ करवा रहे हो तो आप किसी से नहीं कहते कि ही वक्त फलां जगह थे हम आए थे यहाँ। इस तरह के सवाल जो है वो चीफ पे तो नहीं क्या किए जा सकते, लेकिन क्रॉस एग्जामिनेशन में जाहिर है वो पूछ सकता है। सर QSO के ऊपर कुछ टॉपिक आपने कॉम्प्रिहेंसिवली इसको जिक्र कर दिया है क्रॉस एग्जामिनेशन। QSO के अंदर 136 से ऑनवर्ड कुछ सर आर्टिकल मौजूद है जिसे हम रिस्ट्रिक्शन ऑन क्रॉस कह सकते हैं या ऑफेंसिव क्वेश्चन होते हैं। जी क्या रीजन है? 153 है या 163 है। हाँ, क्योंकि इस तरह के नाशाइस्ता सवाल, ऑब्सेंसिव सवाल, उसके कैरेक्टर को लेकर या उसकी पर्सनैलिटी को लेकर या इस तरह को जो उसको स्टिग्माइज करे, तो वो जो सवाल है वो अक्सर रोक देते हैं कि भी इस तरह के सवाल जो है वो आप मतलब नहीं कर सकते। वैसे सर ये तो क्लास में जो काउंसिल होता है जो क्लास कर रहा होता है वो तो जितना भी मर्जी सवाल करे कर सकता है, लेकिन इस तरह आपने जनाब ने उसकी वजाहत की है, इनकी क्या रीजन है कि ये क्यों रोका क्यों गया है, रिस्ट्रिक्शन है क्यों? मैं दोबारा सवाल की सर जो रिस्ट्रिक्टेड क्वेश्चन है या रिस्ट्रिक्टेड जो स्टेटमेंट्स हैं ड्यूरिंग क्लास, इसको QSO में इम्प्लीमेंट क्यों किया गया? सर मेरा क्वेश्चन ये है। मैं आपके सवाल को फॉलो नहीं कर रहा। मैं कहना चाह रहे हैं कि इस तरह के जो सवालात किए जाते हैं, स्कैंडलस किस्म के जो क्वेश्चन हैं, इनको करने से कानूनी शहादत में क्यों मना किया गया है, क्यों रोका जाता है, इसके पीछे की थीम क्या है? सर मैं इसको बता देता हूँ। अगर तो गलती है तो फिर तो पूछे जाएंगे, लेकिन अगर गलती नहीं है तो फिर मतलब बेवजूद तो मतलब स्टैंडर्डाइज नहीं किया जाएगा। कैश में जब कैश में लाओगे बात गलत कुछ थैंक यू सर थैंक यू वेरी मच। सवाल जवाब आ गया। थैंक यू वेरी मच।